दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद खान पर। आज मैं आपके लिए आ रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। मैं आपको इसकी विषय सूची दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी विषय सूची, इसमें देखिए टोटल 12 चैप्टर हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ये देखिए इसमें कहानी की, जैसे मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराता चलूंगा और आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है ना। देखिए हमारी पहली रीडिंग है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, अर्थात चीज़ों को इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी मटेरियल से। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी, ब्रैकेट में शिकार भी। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लेके चलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखते चलिए, कई लाख वर्ष पहले लोग। पहला पॉइंट आप लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से। कई लाख वर्ष पहले लोग भोजन संग्राहक या आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, मैं फिर से पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। कई लाख वर्ष पहले लोग भोजन संग्राहक या आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका पहला पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आप दूसरा पॉइंट नोट करते चलेंगे। उत्तर पश्चिम की सुलमान और किरथार पहाड़ियों। दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलिए, उत्तर पश्चिम की सुलमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, ऐसे करके आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब दूसरे का सब पॉइंट, अब सब पॉइंट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो है सब पॉइंट का चिन्ह लगा दिया। दूसरे का पहला सब पॉइंट मैंने लिख दिया है, दूसरे का पहला सब पॉइंट। तो अब नोट करते चलेंगे, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अब दूसरे का पहला सब पॉइंट लेंगे, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये रहा आपको दूसरे का पहला सब पॉइंट। अब दूसरा सब पॉइंट नोट करते चलेंगे, ये लोग गांव में रहते थे। दूसरे का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, तो ऐसे करके दूसरा पॉइंट हो गया, और दूसरे का पहला सब पॉइंट और सेकंड सब पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। ठीक है, तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट अब लिख के चलिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो तीसरा पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। अब तीसरे का सब पॉइंट करके लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है ये। अब यहाँ तीसरे का सब पॉइंट करके लिख लीजिए, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो अब तीसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा पॉइंट। यहाँ पर मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ। ये रहा तीसरे का पहला सब पॉइंट। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, तीसरे का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा पॉइंट को चलते हैं। सिंधु तथा चौथा पॉइंट आप नोट करते चलिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, आरंभिक नगर फूले फूले। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा
समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व। मैं चौथा पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, अब लिखते चलिए। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 47 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके आपका चौथा पॉइंट हुआ। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पांचवा पॉइंट हम नोट करते चलिएगा। पांचवा पॉइंट, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा भाई पांचवा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं छठे पॉइंट की ओर। ठीक है, छठे पॉइंट को चलते हैं। छठे पॉइंट के अब लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। छठा पॉइंट में फिर से बोल रहा हूँ, अब लिखते चलिए। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा छठा पॉइंट भी हो गया। अब सातवां पॉइंट पर चलते हैं। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, सातवां पॉइंट में बोल रिपीट कर रहा हूँ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। अब सातवें का सब पॉइंट को चलेंगे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक ब्रैकेट में लिख लिए लगभग 35 वर्ष पुरानी कीर्ति त्रियुग में मिलता है। ठीक है, कीर्ति त्रियुग में मिलता है। ठीक है, बस सातवें का सब पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक ब्रैकेट में लिखिए लगभग 35 वर्ष पुरानी कीर्ति त्रियुग में मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा 7वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए जानकारी के अतीत के बारे में जानकारी की जरूरत। अब हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए अतीत के बारे में जानकारी की जरूरत। आप हेडिंग डालिए अतीत के बारे में जानकारी की जरूरत। इस पे पहला पॉइंट लिखेंगे ये पहला पॉइंट लिखेंगे, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दीजिए पांडुलिपि। ठीक है, आप पहले हेडिंग डाल दीजिए। आप जो है पहला पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे, अब जो है पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए पांडुलिपि अतीत की जानकारी स्रोत डाल दीजिए और उसमें पहले हेडिंग डाल दीजिए पांडुलिपि। ठीक है, आप पांडुलिपि हेडिंग डाल दीजिए, उसके आगे लिखिए ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए पांडुलिपि और उसके आगे लिख दीजिए ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लेंगे, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। ऐसे करके आपको दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पर। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर दीजिए चलिए। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है,
तो हमारा जो है अतीत की जानकारी के स्रोत में जो है 3 पॉइंट इसमें से हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली हेडिंग है अतीत, सॉरी अभिलेख। अब अगली हेडिंग है अभिलेख, अगली हेडिंग है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख, अब अगली हेडिंग है अभिलेख। अब उसके अभिलेख के आगे लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए, उसके आगे लिख दिए पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णकीय मिलते हैं, ठीक है। आप अभिलेख हेडिंग डाल दीजिए और उसके आगे लिखिए पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट डाल दीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया है। इन पर इन पर इन पर अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, इन पर शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा अभिलेख में पहला अभिलेख हो गया और उसमें एक सब पॉइंट हो गया, अभिलेख हो गया और उसमें जो है एक सब पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए पुरातात्विक साक्ष्य। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डाल दी पुरातात्विक साक्ष्य, इसी में पहला पॉइंट लिखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में जो है हम पहला पॉइंट लिखेंगे, सॉरी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है हमारा, होगा अभिलेख है ना, इसके आगे हमारा, सॉरी। तो आप पुरातात्विक साक्ष्य मत डालिए, अब हेडिंग डाल दीजिए। अब यहाँ हेडिंग डाल दीजिए लिखित स्रोत, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए लिखित स्रोत। आप हेडिंग डाल दीजिए लिखित स्रोत। आपकी अगली हेडिंग है यही लिखित स्रोत, ठीक है। आपकी अगली हेडिंग है लिखित स्रोत, तो इसमें आप लिखते चले, इसमें आप लिखेंगे लिखित स्रोत में आप लिखेंगे पत्थर, इसमें आप लिखेंगे पत्थर अथवा सॉरी लिखित स्रोत में आप लिखेंगे महाकाव्य, इसके लिखित स्रोत में आप लिखेंगे डैश करके महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि, ठीक है। तो लिखित स्रोत में आप डैश करके लिखिए महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि, ठीक है। आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब पहले का सब पॉइंट लिखेंगे, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, ठीक है। तो पहले का हो गया, ये लिखित शुरू हो गया, उसमें अपने महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि लिख लिया। और इसमें इसके पहले सब पॉइंट में इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, ठीक है। तो अब इसका सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी मतलब उस समय जो बातचीत करने के लिए प्रयोग में जो भाषा लाई जाती थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली रीडिंग की ओर। अब हेडिंग डालिए पुरातात्विक साक्ष्य, अगली हेडिंग डाल दीजिए पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे पत्थर, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियां इत्यादि, ठीक है। जी मैं पहला पॉइंट फिर से रिपोर्ट कर दे रहा हूँ, पुरातात्विक साक्ष्य में पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियां इत्यादि, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्के, मोहरे आदि, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्के, मोहरे आदि, ठीक है। तो पुरातात्विक शास्त्र में ये दो पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तीसरा पॉइंट आप लिखिए, 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट उसी में लिखेंगे। पुरातत्व को जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां इत्यादि मिली हैं। ठीक है, पूरा का तीसरा पॉइंट फिर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुरातात्विद को जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां इत्यादि मिली हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुरातात्विद को जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां इत्यादि मिली हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए नोट। अब हेडिंग डाल दीजिए नोट भैया। तो नोट में हम लिखेंगे पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ नोट वाला पॉइंट हो। पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा नोट भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग है इतिहास और तिथियां। अगली हेडिंग है इतिहास और तिथियां। ठीक है, अगली हेडिंग है इतिहास और तिथियां। तो अब आप लिखे चलेंगे। पहले पॉइंट लिख दीजिए बीसी। यहाँ पहला पॉइंट कीजिए बीसी। अब पहला पॉइंट लिख दीजिए बीसी। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बीसी। बीसी ये लिख दीजिए बीसी। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए बीसी। बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ब्रैकेट में ईसा पूर्व होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे बीसी। पहले हेडिंग डाल दीजिए बीसी डैश के बीसी। पहले डाल दीजिए हेडिंग बीसी। बीसी का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व ब्रैकेट में ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली तिथि, ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि है। तो ये पहला पॉइंट आप हो गया। बीसी का तात्पर्य क्या है? बिफोर, बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट है, मतलब ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है एडी। दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा है एडी। दूसरा है एडी। एडी इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। ये जो है एनो डोमनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिला है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, तो अगले आप डाल दीजिए एडी और लिख दीजिए एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमनी। ठीक है, एडी का जो है फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है इसका तात्पर्य जो है इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, एडी का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, तो ये रहा आपका बीसी हो गया। और एडी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है कभी कभी एडी की जगह, जो एडी है मतलब ईसा मसीह के जन्म जो है एनो डोमनी है, सीई तथा बीसी की जगह बीईसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग। तो आप ये देखिए जो है सी, जो सी है, आप पहले डाल दीजिए हेडिंग सीई। अब उसके आगे लिख दीजिए कामनेरा। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए सीई और उसके आगे लिख दीजिए कामनेरा। ठीक है, उसके आगे लिख दीजिए कामनेरा। ठीक है, फिर लिख दिए। फिर ये तीसरा पॉइंट में सी, ये जगह सीई करके लिख दीजिए। ये सीई हो गया। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा सी। इसका फुल फॉर्म होगा क्या? इसका फुल फॉर्म होगा कामनेरा। ठीक है, और देखिए अब चौथा पॉइंट डाल दीजिए बी सी ई। ये यहाँ चौथा डाल दीजिए बी सी ई। ये बी सी, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए ये एडी की जगह जो है कभी कभी देखिए कह रहा है ना, एडी के बाद सी पूछ लेता है, कभी बी सी ई पूछ लेता है। तो इससे आप जो है इन्हें फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक और करके दिया है, बीबी करके दिखा है। देखिए ये देखिए यहाँ पर बीबी करके दिया है, ये देखिए बीबी करके दिया है। ये बीपी का मतलब भी उस चीज़ है। इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, ठीक है, वर्तमान से पहले, ठीक है। तो इन सभी का मतलब भी एक है, ठीक है। क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे सीई, इसका भी अर्थ देखिए, इन सभी का मतलब भी एक होता है सीई। बस एनोडोमनिक एडी की एनोडोमनिक जो है, कभी कभी सीई पूछ लेता है, कभी कभी बीसी पूछ लेता है, ठीक है। तो कभी कभी जो है बीपी पूछ लेता है, तो आप जो है इन फुल फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।